Very good, Akansha. Very good, Tisha. Congratulations, all of you. फोर्थ को आया था ना तुम लोग का रिजल्ट की सिक्स्थ को, और सिक्स्थ को आया था पेपर। अभी भी लेट आएगा? इतना दिन बाद क्लास हो रहा है, अभी भी लेट? निकला पेपर? खुशी अलग है। वेरी गुड। तो सबका निकल गया? फेल कोई नहीं हुआ? ऑनलाइन में भी कोई नहीं बोल रहा है। चलो, वेरी गुड। तो CM2 CS2 निकल जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड सिद्ध। चलो, तो ये मेरे टारगेट्स थे आप लोगों को अभी तक। ये मैंने 2 वीक एक्स्ट्रा दिया था आप लोगों को। आप लोगों को अभी तक सारा चीज खत्म कर लेना था एक्सेप्ट मार्कोव। तो अब सब लोग क्विकली अपना स्टेटस अपडेट देंगे कि कहाँ तक एक्चुअल में आप लोगों ने किया पेपर ए एंड पेपर बी एंड बुकलेट। ऐसे 3 चीज का बोलना है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल क्विकली टाइप पेपर ए डैश पेपर बी डैश एंड बुकलेट, एंड यहाँ पे एक एक करके स्टार्ट करो। चलो, सर्वाइवल चल रहा है मतलब CT6 बचा है कि CT6 हो गया है? अभी लाइव में आई थिंक एक्सपोज टू रिस्क चल रहा है क्या? वापस से क्यों तुम लोग कर रहे हो? ठीक है। और क्या बचा हुआ है ये बोलो। मार्को मत बोलो, टाइम सीरीज बचा हुआ है। ठीक है, टाइम सीरीज नहीं बचना चाहिए था। ठीक है। नहीं रिवाइज करना है, रिवाइज करने मैंने किसी को बोला ही नहीं है। आप लोग रिवीजन के चक्कर में सिलेबस नहीं फिनिश कर पाओगे। वेरी रॉन्ग अप्रोच। फ्रॉम डे वन आई एम टेलिंग यू रिवाइज करना ही नहीं है अभी जब तक सिलेबस, क्योंकि रिवीजन वाला चक्कर में फंसोगे तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। फिर तो वही तो मैंने डे वन पे बोला था कि CS2 है ही ऐसा। 6 to 12 करोगे फिर भूलोगे। पर अगर ऐसे करते रहोगे तो सिलेबस कब खत्म करोगे? वो मेरे ऊपर है कि मैं आप लोग को याद दिलवाऊंगी सारा चीज। ये लूप है। और क्या बचा हुआ है? जो बचा हुआ है वो बोलो मुझे। पेपर बी जो बचा हुआ है वो बोलो। और रिविजन नोट्स सारा हो गया। कॉपिलास कुछ है भी नहीं बोलो। कॉपिलास तो मैंने लाइव क्लास में करवाया था क्या? अच्छा, मैंने वो करवाया था, Chapter 12 करवाया था, मोर्टेलिटी। हाँ, हो गया। क्या ऐसे क्या? क्यों? क्या कर रहा था? क्यों नहीं पढ़ा? कॉलेज का एग्जाम्स का मेरे को बत फालतू बकवास। तो बुकलेट 4 5 6 कैसे बचा है? 6 to 8 तो मैंने करा। वही मेन था, बाद बाकी का तो छोटा छोटा है। बाद बाकी का करना तो पड़ेगा ही, कर लेंगे। क्या होता है? तुम लोग किस बेसिस पे रजिस्टर करोगे जनवरी एंड पे? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। एटलीस्ट इतना टारगेट्स मीट करते
फिर मार्कोव कैसा है उस बेसिस में आई वुड हैव गाइडेड यू ना कि रजिस्टर करना चाहिए कि नहीं, ऐसे ही थोड़ी 30,000 वेस्ट कर देंगे। हाँ, मैंने ये क्या बनाया यहाँ पे भाई? ये क्या है? टाइम पास है क्या ये? बफर के बाद भी, 2 वीक्स का बफर के बाद भी तुम नहीं किया है कंप्लीट। और ये मैंने कोई बहुत डिफिकल्ट टारगेट्स नहीं बनाया, एवरीडे 5 आवर्स वाला टारगेट बनाया है, 4 आवर्स इनफैक्ट। पेपर भी सिद्धार्थ सर इज डूइंग अगेन, दैट मीन्स व्हाई ही इज डूइंग, बिकॉज आप लोगों ने किया नहीं है तभी वो वापस से करवा रहे हैं। कोई मीनिंग ही नहीं है, मैं नहीं करवाने दूंगी वापस पेपर भी दोबारा से, चाहे कोई भी बोले। कोई मीनिंग ही नहीं, क्यों करवाएंगे भाई? हमने कुछ कुछ चैप्टर्स 2-2 3-3 बार करवाए पेपर बी में। ऑनलाइन देखते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का हमेशा अच्छा ही रहता है अपडेट। वेरी गुड। वेरी गुड सिद्ध, वेरी गुड देवांश। एक्सपोज टू रिस्क तक अगर हुआ है खाली तो नॉट गुड, बट ठीक है सिंस हो गया वैसे। वेरी गुड मीत। तुषा, कांशा, ठीक है, सही है, सही है। देखो अगर 2 चैप्टर्स रिमेनिंग तुम लोग बोलोगे कि कॉपिलाज मशीन लर्निंग बचा है तो चलेगा, उतना आई कैन टेक। बट कॉपिलास बचा है, मशीन लर्निंग बचा है, टाइम सीरीज बचा है, बुकलेट्स नहीं हुए 3 बड़े बड़े, जो सबसे बड़े वाले बुकलेट्स थे जो मैंने उस समय से, आई एम सेइंग व्हेन आई स्टार्टेड विद चैप्टर 6, तब से आई एम सेइंग कि ये बुकलेट बड़ा है, इसमें सबसे ज्यादा सम्स है, उसको अभी बनाओ, अभी बनाओ। अगर वो नहीं हुआ है, आई डाउट, हाईली डाउट हाउ विल यू क्लियर योर CS2 एग्जाम। भाई स्टूडेंट्स 3-3 2-2 बार रिविजन करने के बाद क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे CS2, इट्स नॉट इजी। एक ये CM1 CS1 नहीं है कि एक महीना मिला 2 बार रिवीजन हो गया, नहीं। एक महीना में एक ही बार रिवीजन हो सकता है, वो भी मुश्किल से। समझ रहे हो? मेरा जो जनवरी एंड का टारगेट था वो मैं अपने तरफ से अब फुलफिल कर लूंगी, बट आप लोग जब ऐसे कर रहे हो, आई डोंट नो हाउ विल यू कैच अप। मतलब यू आर स्टिल स्टक विथ CM1 CS1 कि 3 महीना पढ़ के हो जाएगा, यहाँ नहीं होगा। CM2 भी कर सकते हैं, CS2 नहीं कर सकते। मैंने इतने सुंदर से सारा टारगेट्स बनाया कि 2 वीक्स एक्स्ट्रा दिया आप लोगों को कि अगर बीच में कुछ भी हो जाए स्टिल यू कैन फिनिश ऑफ। आई डिड नॉट इवन इंक्लूड द एक्स असाइनमेंट्स यहाँ पे, आई शुड हैव इंक्लूडेड इट बट आई डिड नॉट इवन इंक्लूड द एक्स असाइनमेंट्स विच यू कुड हैव कंप्लीटेड along with these, even with 4 to 5 hours of studies. बट आई विल नॉट, मतलब मैं इन सब में वापस नहीं आने वाली हूँ। मैं अब जो भी है मार्कोव से ही स्टार्ट करूंगी एनीवेज। एंड आप लोग को मार्कोव इज अ ब्रांड न्यू टॉपिक, तो एनीवे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बस अब से लाइव क्लासेस अगर मिस करोगे, ठीक है, और अब से आगे का नहीं करके पहले का में स्टक रहोगे, तो ये भी नहीं कर पाओगे। तो एटलीस्ट मार्कोव मेरे साथ साथ करो एंड बाकी टाइम जो भी है अपना पीछे का बैकलॉग खत्म करो, बिकॉज इवन आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग अपना बैकलॉग अब कैसे करने वाले हो। बिकॉज मुझे बहुत लोगों का तो यहाँ पे दिख रहा है कि फेब एंड तक भी नहीं खत्म होगा, जो आप लोग का कंडीशन है। बिकॉज अब कॉलेज भी खुल जाएगा, कॉलेज भी जाना है, प्लस ये करना है मार्को, प्लस तुम लोगों को और एडिशनल पहले का करना है। कैसे करोगे आप लोग के ऊपर है, बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। बिकॉज एनीवेज रिविजन ऑफ CS2 इज वेरी रिगरस, and what you are saying is completely 100% wrong. Don't do that in any actual papers from now onwards. You will never get time to revise before you complete the syllabus. It's not CM1 CS1, again I'm saying, क्योंकि एक बार रिवीजन के लूप में फंस जाओगे, सिलेबस नहीं खत्म होगा, लास्ट में पता है क्या होगा? जब रजिस्टर करने का बारी आएगा, यू विल टेल मी मैम मेरा 6-7 चैप्टर्स ही हुआ है, क्योंकि तुम वो कर रहे हो फिर रिवाइज कर रहे हो, फिर कुछ और पढ़ने जा रहे हो, बट इतना माइंड में तो वापस से रिविजन करने चले गए। वो नहीं करना है। क्लास 9-10 नहीं है, प्रोफेशनल पेपर दे रहे हैं, ठीक है? तो जो आपसे कितना इयर्स, आपसे ऑलमोस्ट हम कितने साल के हो तुम लोग? ऑलमोस्ट 7-8 इयर्स, 8-9 इयर्स जो आपसे बड़ा है, जो आपको गाइड कर रहा है, वो बेवकूफ नहीं है जो बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि अभी रिवाइज मत करो। पता है भूलोगे, बट रिवाइज करने से भी कोई याद नहीं रहेगा, वो आफ्टर 10 डेज फिर से भूलोगे। सो व्हाट्स द पॉइंट, है ना?
तो प्लीज गेट इन टू दिस हैबिट नाउ। अभी जो मेरा लाइफ चल रहा है वो तो करो ही, बाकी आप लोग का जो छूटा हुआ है, आप लोग को वीक वाइज बताया हुआ है यहाँ पे, आप लोग उसी को टारगेट बना के करो। एडिशनल जितना भी टाइम मिले, 4 आवर्स 5 आवर्स कॉलेज का कट करो, उसके अलावा पूरा टाइम पढ़ना है। CS2 नहीं निकलेगा, मेरा बात सुन लेना। जब मैंने CT4 और CT6 दिया था ना, मैंने 3 महीना कंटिन्यूस सिर्फ पढ़ा। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने और कुछ किया है उसके अलावा। कॉलेज पढ़ाई, कॉलेज पढ़ाई, कॉलेज पढ़ाई, सोना खाना, दैट्स इट। आप लोग के बस वही 3 महीना है अभी। अभी कर लिया तो ठीक है, वरना वापस से CS2 जब पढ़ोगे ना, आंख से आंसू नहीं निकलेगा, खून निकलेगा। वापस नहीं पढ़ा जाता है। CS2 इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर टू स्टडी। CP1 भी पढ़ लेते हैं, कोई भी पेपर पढ़ा जा सकता है, CS2 नहीं पढ़ा जा सकता है। मैंने कितने लोगों का देखा है। मत करो ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स प्लीज जस्ट स्टडी, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। बस डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप, वरना बहुत डिफिकल्ट होगा। 37 आवर्स का स्लीप लो, फिर पूरे टाइम पढ़ो बस, और कुछ मत करो। चाहे वो कॉलेज हो, घर हो, कहीं पे भी सिर्फ पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। ब्रेक नहीं लेना है, संडे को भी नहीं लेना है ब्रेक, नहीं तो नहीं होगा आप लोग का CS2। बहुत डिफिकल्ट है, पासिंग परसेंटेज पथेटिक है CS2 में। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है? करना पड़ेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? वील कीप वन जनरल सेशन, उसमें हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जिन लोगों का बहुत ज्यादा छूटा हुआ है कि कैसे कवर कर सकते हैं। सो आई कैन गिव यू अ बेटर आइडिया कि कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, कौन सा बाद में करना चाहिए। वो हम लोग एक 1-to-1 सेशन रखेंगे। आज नहीं करेंगे वो चीज, इसी वीक में करेंगे, बट आज नहीं। क्लियर? बट अब आप लोग को ये चीज रियलाइज हो जाना चाहिए कि आप लोग के पास 3.5 मंथ्स ही है और कुछ नहीं। वो भी मैंने अप्रैल को इंक्लूड कर लिया। अब 3.5 मंथ्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। समझ रहे हो? एंड CS2 दे रहे हो, which is the most difficult paper, not one of the most, the most difficult paper of the entire actual journey. ठीक है, चलो। My friend cleared essay paper, she's still left with CS2. 10 years senior to me, she's done all papers, still 4 years left with CS2. भाई तुम क्वालिफाई नहीं करोगे, तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं, चाहे तुम्हारा कितना भी कुछ भी हो जाए। All right, so let's start with Markov, one of my favorite topics. ऐसी जो आप लोगों ने अपने सीनियर से सुना होगा कभी ना कभी कि डिफिकल्ट है, ये है, वो सब ऐसी वो झूठ बोलते हैं। वैसा कुछ नहीं है। वो इसीलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि वो खुद अच्छे से नहीं पढ़ के आते हैं। बट इफ यू आस्क एनी माई स्टूडेंट, वो आपको कभी नहीं बोलेगा कि उसको मार्कोव डिफिकल्ट लगाओ। चलो नया स्टार्ट करेंगे। तुम लोग का तीनों दिन 1-2-3 क्लास है ना। तो ये तीनों दिन स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कैसे होगा, क्योंकि अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं हमेशा टारगेट्स और स्ट्रक्चर के साथ चलती हूँ। 1 से 3 तुम्हारा जो मिस हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम उसी दिन अपलोड करने का ट्राई करेंगे, घर जाके देखना, ठीक है, या सुबह उठ के देखना, वट एवर इट इज। थर्सडे का बैकलॉग थर्सडे रात में ही खत्म करके सोना, वरना मत सोना, ठीक है। पहले का भी वीडियो है तो देख सकते हो, टॉपिक पता चल जाएगा, पहले का देख लेना, सेम है पूरा। ऑलराइट। तो अभी जो 3 दिन है हम लोग का टारगेट है कि हम 3-3 दिन ही रखेंगे वीक में, क्योंकि मेरे अलावा 2 और फैकल्टीज के क्लास हो रहे हैं। पेपर भी आप लोग का फुल लाइव हो रहा है, विच आई विल कम्प्लीटली स्टॉप। आई विल नॉट अलाउ कि वापस से सेम टॉपिक्स पढ़ाया जाए, क्योंकि लाइव क्लास में कितना टर्न आउट हो रहा है पहले तो मैं वो देखूंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगी। एंड गौरव सर इज ऑल्सो टेकिंग अप पेपर A, तो मैं उसको मैंने गाइड किया है बहुत अच्छे से कैसे कैसे कराना है। अभी आगे का कैसे होगा वो मैं पूरा डिसाइड कर दूंगी। 3 दिन हम लोग जो भी करेंगे उसके बाद मैं आपको कुछ पेपर A का वीडियो सीखने दूंगी, ज्यादा नहीं, उसी हिसाब से दूंगी कंसिडरिंग योर अदर वर्कलोड्स। एंड फिर वापस से नेक्स्ट क्लास होगा नेक्स्ट वीक, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। गॉट इट? ठीक है, चलो। कंटिन्यूस मैंने इसीलिए नहीं रखा है, पहले मैंने एक बार 2 वीक्स में, खाली इन द स्पैन ऑफ 2 वीक्स आई कंप्लीटेड चैप्टर 1-5, विच इज वेरी बिग थिंग, नहीं होता यूजली। बट मैंने उसमें कंटिन्यूस क्लासेस किया था 2-6, 4-5 आवर्स का एवरी डे। वो तुम लोग अभी इस लेवल पे हो नहीं, तुम लोग का जो कंडीशन है, तुम लोग अभी उस माइंडसेट पे नहीं हो।
तो इसीलिए मैंने वो चीज नहीं किया है, बिकॉज तुम लोग का बहुत बैकलॉग भी चल रहा है। तो हम लोग आराम से चलेंगे। आराम से चलने का ये मतलब है एटलीस्ट एक क्लास तो तुम लोग को पेपर एक का मार्क का करना ही पड़ेगा, चाहे वो मेरे साथ 2 आवर्स यहाँ करो या अलग से वीडियो करो। गॉट इट? ठीक है, चलो। टॉपिक 2, चैप्टर 2, मार्कोव चेन। चैप्टर 1 क्यों नहीं कर रहे हैं मैम? इट्स कंप्लीटली थ्योरी, उसमें खाली आप लोग को लिखना है। तो मोस्टली आई विल गिव इट इन द वीडियो, क्योंकि उसमें कुछ भी मतलब समझने का नहीं है, इट्स ओनली राइटिंग। ठीक है, चलो। हेडिंग दो। मार्कोव चेन। हमने जो अभी तक पढ़ा है विच इज चैप्टर 6 to 12, विच इज कंप्लीटली सर्वाइवल मॉडल्स। सर्वाइवल मॉडल्स में हमने क्या पढ़ा था? कैप्लन, मेयर, नेल्सन, एलन, म्यू निकालना है। हर जगह म्यू ही निकाल रहे थे, बट कैसे निकाल रहे थे? ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट्स विच हैड हैपेंड। डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच था, पॉइजन फॉलो करेगा म्यू, तो आपको पता है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग आप वो करोगे, है ना? तो डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक का मतलब क्या है? आपको पता है कि किसका कितना प्रोबेबिलिटी कैसे क्या होगा, दैट इज डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है। स्टोकास्टिक, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टोकास्टिक मॉडल। याद है मैंने टाइम सीरीज में आप लोग को लिखवाया है स्टोकास्टिक मॉडल। टाइम सीरीज इज ऑल्सो अ स्टोकास्टिक मॉडल विथ क्या होता है? डिस्क्रीट टाइम या स्टेट? और टाइम, टाइम कंटिन्यूस होता है कि डिस्क्रीट होता है टाइम सीरीज में? टाइम भी डिस्क्रीट होता है। ठीक है, टाइम इज ऑल्सो डिस्क्रीट, स्टेट इज ऑल्सो डिस्क्रीट इज इन केस ऑफ स्टेट इज ऑल्सो डिस्क्रीट। क्या दृष्टि? हाँ, कितने आधे दिखते हैं? टाइम डिस्क्रीट है, ठीक है। स्टेट, स्टेट इज कंटिन्यूस। कैसे पता कर सकते हो? वाई टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना? तो जिन्होंने किया टाइम सीरीज, तो डिस्क्रीट टाइम, तो इट्स ऑल्सो अ कंटिन्यूस, इट्स ऑल्सो अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग को पता नहीं है व्हाट विल एग्जैक्टली हैपन इन फ्यूचर। शेयर प्राइसेस इज अ स्टोकास्टिक प्रोसेस। आपके पास एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं है कि कल का शेयर प्राइस 5,000 होगा विद दिस प्रोबेबिलिटी, यू डोंट नो दैट। सो इट्स अ स्टोकास्टिक प्रोसेस, यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। तो लिखना स्टार्ट करो, लिखो। एसी ऑन कर दो ना, करके इसको 26 से ऐसा कुछ कर देना। लिखो, अ मार्कोव चेन, a Markov chain is a stochastic process with discrete state space is discrete with discrete state space and discrete time set. Full stop. Markov chain is a Markov process that is it follows Markov property that is the future probability depends only on the current state.
फुल स्टॉप, ब्रैकेट में लिखो वन स्टेप डिपेंडेंसी। फैन कम कर दो, इसका फैन बंद कर दो, ठीक है, गॉट इट। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, लिखने का तरीका समझो। एक्स एन इक्वल्स टू जे, इसका मीनिंग क्या है कि आपका एक्स एन इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ द प्रोसेस एट टाइम एन। मतलब ये जो है आपका ये टाइम सेट है, x0 1 डॉट 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 n-1 और ये n, ये आपका टाइम है। और एक्स एन का मतलब है वैल्यू, एक्स का मतलब है प्रोसेस का वैल्यू एट टाइम एन। गॉट इट? कैसे डिनोट करें? विच इज इक्वल टू जे, मतलब कोई भी एक स्टेट जे में है। स्टेट का मतलब मान लेते हैं हम लोग बोल रहे हैं एवरीडे कितने क्लेम्स आ रहे हैं, ठीक है, तो टाइम डे 1 पे कितना क्लेम्स आया, डे 2 पे कितना क्लेम्स आया, एंड सो ऑन। गॉट इट? तो ये हो गया आपका जे, एमओ, M1 ऐसे मैंने दिया है। अब इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स एन इज इक्वल टू जे गिवन ऑल द प्रीवियस वैल्यूज। अब मैंने मार्कोव चेन में क्या बोला है, दैट इट्स अ मार्कोव चेन में मैंने पहले तो दो चीज लिखवाया है कि स्टेट स्पेस इज डिस्क्रीट। स्टेट स्पेस मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है वो क्या वैल्यू ले सकता है। अब जब हम बोल रहे हैं क्लेम नंबर्स, अमाउंट, नंबर ऑफ क्लेम्स, तो वो क्या डिस्क्रीट ही हो सकता है, खाली 2.5 क्लेम्स आएगा नहीं। तो डिस्क्रीट स्टेट हुआ। स्टेट स्पेस, स्टेट स्पेस मतलब ऑल द पॉसिबिलिटीज जो प्रोसेस ले सकते हैं, स्टेट्स के जितने भी पॉसिबिलिटीज हमारा प्रोसेस ले सकते हैं, ठीक है। एंड टाइम सेट का मतलब है ये जो 1 0 1 2 3 डॉट 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 एन तक हम जा रहे हैं, दीज आर टाइम। तो टाइम भी डिस्क्रीट है, डे 1 डे 2, ऐसा नहीं कि 1:01, 1:02, कंटिन्यूस नहीं है। गॉट इट? ये दो। एंड थर्ड इज दैट इट विल हैव अ मार्कोव प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय मार्कोव प्रॉपर्टी? वन स्टेप डिपेंडेंसी, मतलब आज का जो वैल्यू ऑफ द प्रोसेस है एट टाइम एन। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टाइम एन, n-1 पे क्या वैल्यू है मेरे प्रोसेस का, m n-1, 0 पे m 0 है। यहां पे बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि टाइम n पे प्रोसेस का वैल्यू j होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो j होगा गिवन ऑल दीज। अब अगर हम लोग बोल रहे हैं गिवन ऑल दीज और हम लोग बोल रहे हैं वन स्टेप डिपेंडेंसी है, दिस शुड बी इक्वल टू ओनली एक्स n-1 इक्वल्स, ये जो वैल्यूज है इनसे ये जो वैल्यूज है बाकी की, इनसे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। ये दोनों जब सेम है तो हम लोग का वो मार्कोव प्रॉपर्टी है। वन स्टेप डिपेंडेंसी, खाली एक टाइम पहले क्या था वैल्यू, आज का वैल्यू निकालना है तो कल जो था वो देखेंगे, कल का वैल्यू निकालना है तो खाली आज का देखेंगे। गॉट इट? अंडरस्टूड? ठीक है, कहीं भी डाउट है तो एक बार हैंड रेज करके बोलना। हाँ, देखो कॉन्सेप्ट्स डिफिकल्ट हैं थोड़े, बट जब समझोगे क्लास में तो वो पूरा समझ आएगा। अब जब पूरा कॉन्सेप्ट कर लेंगे, सम्स बनाने जाएंगे ना, तो सम्स थोड़े डिफिकल्ट लगेंगे स्टार्ट में, नो डाउट, मार्कोव के। तो इसीलिए हम क्लास में थोड़े बहुत सम्स करेंगे, फिर आप लोग को घर पे बनाने हैं। अब एक एक सम में टाइम लगता है बिकॉज काफी सोचना होता है। स्पेसिफिकली एटलीस्ट फॉर मी इट वाज मार्कोव चेन। बहुत लोगों के लिए जो बुकलेट 2 है, बहुत लोगों के मार्कोव प्रोसेस विच इज बुकलेट 3 वो डिफिकल्ट होता था। मेरे लिए, मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए जहाँ पे अलग से दिमाग लगाना होता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना होता है, वहां मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट। बट जो बहुत स्मार्ट होते हैं, जिनका दिमाग बहुत दौड़ता है, उनके लिए इजी होता है। वो वैसे बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं, 1000 में एक। तो मार्क इसमें थोड़ा मेहनत लगेगा एक एक सम में, बट गिव अप नहीं करना है, अच्छे से करना है। और सारे सम्स रिकॉर्डेड है मेरे, A to Z ऑल द सम्स आर रिकॉर्डेड। तो रात में 2 बजे भी कभी लगे और नींद नहीं आए कि भाई ये कैसे बनेगा, क्योंकि नहीं आता नहीं, तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो पर्टिकुलर, आप लोग को पता है कैसे देखना है। अगर एक पर्टिकुलर सम में डाउट है, वो तुरंत वो वीडियो देखोगे, आप लोग का क्लियर हो जाएगा।
क्योंकि बहुत बार आंसर देखने से भी नहीं समझ में आता है। मेजरली आ जाएगा, बट नहीं आया तो आप लोग वो चीज कर सकते हो, उसी समय क्लियर करना है तो। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट लिखो, हेडिंग दो, ये क्लियर है। तो तीन चीज, डिस्क्रीट टाइम सेट, डिस्क्रीट स्टेट स्पेस और एक प्रॉपर्टी मार्कऑफ प्रॉपर्टी। वन स्टेप नहीं, मार्कऑफ प्रॉपर्टी बोलो, विच इज वन स्टेप। हेडिंग देना नेक्स्ट, ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज। लिखो, ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज are conditional probabilities of the form this। लिख दो एक बार। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है इसमें, कि हम टाइम एम पे, हम टाइम एम पे कहाँ थे, कौन से स्टेट पे थे, आई पे थे। टाइम एन पे हम कहाँ होने चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी कि हम टाइम एन पे जे पे होंगे, गिवन एम पे कहाँ थे, आई पे। बीच में m+1 m+2 या जो भी हुआ होगा उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे पाथ मैटर नहीं करता है, व्हाट मैटर्स इज उस टाइम पे इस स्टेट पे होना है। पाथ कहां से कहां गए, मान लो मैं बोल रही हूँ कि आज वो लेवल 0 पे है, कल वो लेवल 5 पे होगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। अब वो 0 से 2 पे गया, 2 से 5 पे गया, या 0 से 3 पे गया, फिर वो कैसे गया नहीं पता हमें, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। सो पाथ से फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यूजली आप लोग देखोगे वो ऐसे रिप्रेजेंट, ये दोनों सेम है, मतलब रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि ये नीचे हम लोग सबस्क्रिप्ट में एक्चुअली लिखते हैं, स्टेट लिखते हैं, और यहाँ हम टाइम लिखते हैं। ठीक है, बहुत लोग मतलब डिपेंड करते हैं। अब तो आप लोग टाइप कर रहे हो तो आई थिंक P, I, J भी ऐसे नॉर्मली सबसेट में जाने का जरूरत नहीं है। स्मॉल P, I, J ब्रैकेट में M, N लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले क्या होता था कि बहुत लोग यहाँ भी ऐसे जब टाइप लिखते थे तो ऐसे भी लिखते थे, बोथ आर सेम, डजंट मैटर। ये हो गया। अब इसी में, इसी के अंदर वन स्टेप ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी लिखो, वन स्टेप ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी। वन स्टेप का मतलब है कि खाली एक टाइम पीरियड बाद, आज कल, कल परसों, वैसे करके। सो दैट्स n+1 is j, given xn is I, probability ij, let's make it n+1। ठीक है, got it? नेक्स्ट लाइन लिखो, if one step transitional probabilities are constant, then constant over time। If one step transitional probabilities are constant over time, then this। इसका मतलब क्या समझते हैं, n इज द टाइम, n से n+n पे था वो i पे, इस पे है वो j पे। ये कितना स्टेप है, वन टाइम स्टेप है,
डे 10, डे 11। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है, इसका कांस्टेंट होने का मतलब है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। स्टेट्स पे डिपेंड कर रहे, ठीक है, कांस्टेंट ओवर टाइम लिखा है मैंने, है ना, मतलब कि वन स्टेप का मतलब है डे 10 से 11 या 12 से 13 या 0 से 1 या 2 से 5 3 वट एवर। तो वन स्टेप प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट इज कांस्टेंट। तो क्या हम बोल सकते हैं m से m+1 i से j जाना प्रोबेबिलिटी, और ये दोनों सेम है क्योंकि कांस्टेंट ओवर टाइम है ना। तो स्टेट आई से स्टेट जे पे जाना ओवर वन स्टेप इज कांस्टेंट। अगर मैं बोल रही हूँ लेवल 0 से लेवल 1 जाना है, उसका प्रोबेबिलिटी 0.5 है, कांस्टेंट ओवर टाइम। जो आज लेवल 0 पे कल लेवल 1 पे जाएंगे उसका प्रोबेबिलिटी इज 0.5। डे 10 पे 0 पे, डे 11 पे 1 पे जाएंगे उसका प्रोबेबिलिटी डजंट मैटर, n+1 m+1 s+1, या इनफैक्ट m+1 से मतलब ये नहीं हो सकता स्टार्ट क्योंकि आपको आई से जे जाना है ऑब्वियसली। तो कोई भी s से s+1 वट एवर इट इज, आई से जे जाने का प्रोबेबिलिटी इन वन स्टेप इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ठीक है, देख लो। तो यहां हम लोग किस चीज का बात करें, अगर टाइम का एग्जैक्टली नहीं बात करें तो टाइम लैग का बात करें। दैट टाइम लैग इज वन स्टेप। टाइम लैग क्या है हमारा, कंसिस्टेंट है विच इज 1। क्या कंसिस्टेंट है, स्टेट्स कंसिस्टेंट है विच इज आई से जे जाने का। तो ये दोनों कंसिस्टेंट है। क्या कंसिस्टेंट नहीं है, टाइम, एग्जैक्ट टाइम कंसिस्टेंट नहीं है। टाइम लैग पता है कि 1 का ही गैप है, स्टेट्स पता है आई से जे ही जाना है, अदरवाइज तो बेसिकली इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द एग्जैक्ट टाइम पॉइंट्स कि n से n+1 जाने का ये प्रोबेबिलिटी है, m से m+1 पे जाने का दूसरा हो जाएगा, नहीं। एग्जैक्ट टाइम से मतलब नहीं है, ये तो आपका एग्जैक्ट टाइम हो गया ना, n+1 m+1। एग्जैक्ट टाइम से मतलब नहीं है, टाइम लैग से मतलब है विच इज ऑफ वन स्टेप यहाँ पे, एंड स्टेट से मतलब है आई से जे जाने ऑब्वियसली। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड है। ठीक है, यही चीज हम लोग ज्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं, मतलब कि 2 स्टेप डिपेंडेंसी भी हो सकता है कि हम बोल रहे हैं कि n से n+2 जाना का कांस्टेंट है, बट यूजली हम लोग नहीं लेते, 1 स्टेप का ही लेते हैं। क्लियर है, तो टाइम लैग से फर्क पड़ता है विच इज ऑफ 1 यहाँ पे। स्टेट्स कौन से हैं उससे फर्क पड़ता है, एग्जैक्ट टाइम से फर्क। अब लिखो, एक पैराग्राफ लिखो जल्दी से फिर तुम चली जाना। ठीक है, इन दिस केस मार्कोव चेन इज, in this case Markov chain is time homogeneous, full stop। टाइम होमोजेनस को अंडरलाइन कर लो, टाइम होमोजेनस, full stop। if Markov chain is time homogeneous, then the transitional probabilities depend only on the length of time interval, full stop। if transitional probabilities, Ma'am, could you repeat the last sentence?
if Mar I'm repeating, ठीक है? If Markov chain is time homogeneous, then the transitional probabilities depend only on the length of time interval, full stop. Next line, if transitional probabilities are not constant over time, then Markov chain is time inhomogeneous. Then Markov chain is time inhomogeneous. इनहोमोजेनस, ठीक है? होमोजेनस का इनहोमोजेनस हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? टाइम होमोजेनस का क्या मतलब है कि सिर्फ टाइम लैग पे डिपेंड करता है। होमोजेनस मतलब सेम, होमो होमो मतलब सेम, ठीक है? तो टाइम लैग पे डिपेंड करता है, एग्जैक्ट टाइम क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता है, दैट इज। तो लेंथ ऑफ टाइम मतलब टाइम लैग पे डिपेंड करता है, बट और कोई चीज पे डिपेंड नहीं करता। ऑब्वियसली स्टेट्स तो मैटर करते ही हैं। तुम ऐसे तो नहीं बोलोगे ना यहां से वहां जाना है इन वन डे इस प्रोबेबिलिटी 0.5, क्या वहां से कहां, वो तो बताना पड़ेगा, है ना? ठीक है, नेक्स्ट लिखो, तुम जाओ। नेक्स्ट लिखो, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। एक बार किसी का नंबर ले लो, पूछ लेना कहां तक हुआ है, और फिर उसका वीडियो देख लेना, ठीक है? नहीं तो कल तुम आ रही हो सेम टाइमिंग ऑल द डेज। अच्छा, फर्स्ट हाफ नहीं है, ठीक है, आई सी। इस वीक तो अब नहीं चेंज करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। चलो जाओ, ट्रांजिशन मैट्रिक्स टाइम होमोजेनस। अगर करना है तो कर सकते हो, तुम्हारे को जब निकलना होगा तब निकलना। हम लोग ऐसे कॉलेज हिल हिल के जाते थे, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें टाइम दिया है। तुम भाग के जाती हो तो ठीक है, हम लोग भी भागते ही थे आधा टाइम। हम्म। कौन सा रूम है? ठीक है, स्टेयर्स के पास ही है। जनरल फॉर्म लिख लो इसका पहले। अभी बोलोगे मैम P1 कैसे लिखा है, ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। नहीं, मेक इट, आई मीन यू कैन मेक दिस कैपिटल, बट प्रोबेबिलिटी का P इज ऑलवेज स्मॉल, बट दिस कैन बी कैपिटल, डजेंट मैटर। It will not matter much, small capital. ठीक है,
तो बेसिकली इसमें क्या है, ये जो अंदर मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, टाइम होमोजेनस ऊपर में हेडिंग में। टाइम होमोजेनस का क्या मतलब है, अगेन, कि एक टाइम, और ये जो मैंने लिखा है P1, P1 का मतलब है वन स्टेप प्रोबेबिलिटी। वन स्टेप मतलब n से n+1, m से m+1, s से s+1, t से t+1, वन स्टेप। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे स्टेट्स। ठीक है, ये हो गए स्टेट्स, कंफ्यूज मत होना, ये हो गए आपके स्टेट्स। ऊपर नीचे स्टेट्स तो इक्वली रहेंगे, स्टेट्स तो इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे, तो ये स्टेट्स है। अब इसका क्या मतलब है P11 का, कि स्टेट P11 इसका रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। 11 का मतलब है यहाँ पे स्टेट्स। मैंने ऊपर क्या लिखा है टाइम होमोजेनस में, मैंने ऊपर में क्या लिखा है देखो, Pij, यहाँ पे क्या लिखा है Pij1, या तो इसको Pij1 लिख सकते हो या सिंपली Pij भी लिख सकते हो, मीनिंग सेम है कि वन स्टेप ही है अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका क्या मतलब है, P11 का स्टेट वन से स्टेट वन पे जाना, या स्टेट वन से स्टेट वन पे ही रहना इन वन स्टेप टाइम। ठीक है, इन वन टाइम स्टेप, उसका प्रोबेबिलिटी जो भी होगा। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, xt+1 इज 1 गिवन xt वाज आल्सो 1। तो टाइम t पे हम 1 पे थे, t+1 पे भी हम 1 पे हैं, उसका क्या प्रोबेबिलिटी। एंड सिंस it is not dependent on the time, I did not write it like this, जो मैंने ऊपर में लिखा था। यहाँ पे जो हमने लिखा है देखो ऐसे, Pij n, n+1, m, n, ये जो लिखा है ना हमने, टाइम भी लिखा है और स्टेट भी लिखा है, टाइम भी लिखा है और स्टेट भी लिखा है ना, टाइम ब्रैकेट में और स्टेट वैसे। यहाँ मैंने P11 खाली लिखा है, टाइम नहीं लिखा, खाली क्या लिखा है स्टेट, टाइम नहीं लिखा। टाइम क्यों नहीं लिखा, एग्जैक्ट टाइम, टाइम मैटर नहीं करता, टाइम होमोजेनस है, टाइम लैग मैटर करता है खाली, वो मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है। तो आप या तो इसको 1 1 लिखो, या आप इसको 1 1 ब्रैकेट में 1 लिखो, डजेंट मैटर। ब्रैकेट में 1 लिखने का मतलब है वन स्टेप, और नीचे 1 1 का मतलब है स्टेट्स। तो ये हो गया 1 से 2 जाना, 1 से 3 जाना, 1 से n जाना। इसको ऐसे मत बोल देना n से 1 जाना, नहीं, आप यहां से यहां जाते हो, दिस इज टाइम 0 एंड दिस इज टाइम 1, या वट एवर n+1 वट एवर। ठीक है, गॉट इट। यहां से यहां जाते हैं, यहां से यहां जाते हैं। ठीक है, वैसे मैट्रिक्स को रीड करते हैं हम लोग। तो अगर मैं बोल रही हूँ ये P12 है, P12 का क्या मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी xt+1। वेरी गुड, समझ आ गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी 1n, xt, ठीक है, सही है, ठीक है। एक लाइन लिख लो, द अबव मैट्रिक्स is a one step time homogeneous transition matrix. The above matrix is a one step time homogeneous transition matrix. ठीक है, ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 लिखो नीचे, वन स्टेप है क्योंकि 1 लिखा और ट्रांजिशन है। ठीक है, द ट्रांजिशन मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। The transition matrix will always be a square matrix. ठीक है, पार्ट 3 पॉइंट 3,
हाँ त्रिशा. Ma'am, could you please explain this like P12 is equal to like what does the 2 and 1 inside the bracket? This is inside the bracket. Yeah, like x This t is the plus state कि आप t+1 टाइम पे 1 पे हो, गिवन टाइम t पे आप 1 पे हो. गिवन t पे आप 1 पे थे, ऐसे बनता है. t आपका टाइम है, यहाँ आप 1 पे थे और यहाँ पे आप 1 पे हो. इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज p11. xt is the value of the process at time t, which is 1. state 1 state है ये. 1 2 3 4 स्टेट्स हैं अलग अलग. ऊपर जो मैंने आई जे लिखवाया है वो स्टेट्स है बेसिकली. m0 m1 mn-1 लिखवाया वो स्टेट्स हैं. यहाँ पे 1 2 लिख दिया मैंने, वो स्टेट्स हैं. ठीक है. yes ma'am, understood. ट्रांजिशन मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. क्यों रीजन? नंबर ऑफ स्टेट्स सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे. तो यहाँ जो थे और यहाँ जो है वो सेम होगा. ऐसा नहीं कि आज 10 स्टेट्स है कल 11 हो गए, नहीं. नेक्स्ट लिखो. ईच रो इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ईच रो इज अ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ध्यान से सोचें. अगर पहला रो देखो, पहला रो क्या बोलता है? P11 इज xt+1 पे आप 1 पे हो, गिवन xt पे 1 पे थे. P12 इज xt पे 1 पे थे, xt+1 पे. इसका क्या मतलब होगा? इसका ये. तो गिवन xt is 1, what is the probability xt+1 is 1, 2, 3, 4. So ये एक तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया. ऑल ऑफ दीज शुड एड अप टू. अगर आप टाइम t पे 1 पे हो और t+1 पे या तो 1 या तो 2 डॉट 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 n, इन सब में से ही तो किसी पे हो सकते हो और तो कहीं नहीं जा सकते. सो इट शुड एड अप टू 1. ऑल द प्रोबेबिलिटीज, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज शुड एड अप टू 1. मतलब p11 प्लस p12 प्लस p13 डॉट 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 p1n विल एड अप टू. तो लास्ट पॉइंट लिखो. द सम ऑफ ईच रो इज इक्वल टू 1. ठीक है. ठीक है. अब यहीं से वील गो बैक टू द ओरिजिनल लॉजिक जो मैंने बोला था कि हम पाथ डिपेंडेंट नहीं है, स्टेट डिपेंडेंट है. टाइम t पे आप 1 पे हो, t+1 पे आप कहीं हो, j पे आई 2 पे जो भी जहां हो, बीच में कहाँ थे फर्क नहीं पड़ता. चलो यहाँ तो 1 स्टेप पे डिपेंडेंसी है. 2 स्टेप अगर देखें, टाइम t पे आप i पे हो, t+2 पे आप j पे हो, बीच में कहाँ थे उससे फर्क, पाथ पे फर्क, स्टेट्स कौन से हैं उस पे, एंड टाइम लैग पे. ठीक है, अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट लिखो. कोई डाउट है तो पूछना. चैपमैन, ये CH है. ठीक है, चैपमैन ये नाम है. कोलमोगोरोव इक्वेशन. चैपमैन और कोलमोगोरोव दो लोग थे, उनका. कहीं नहीं सुना हुआ है. नहीं, मैंने बोला होगा मुंह से. ठीक है, CS2 में पढ़ा हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन, बट CS1 में आई डोंट थिंक.
हो सकता है CM1 में होगा तो आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ, CS1 का आई एम श्योर नहीं है। कुछ अगर ना नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, गलत मत लिखना। एक बार मेरे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था, मैंने ऐसे लिखा था, तो आई मेंट एक्चुअली वो लिखने में हाफ 1/2। हाँ, तो उसने अब बहुत लोगों ने 1/2 ही लिखा बिकॉज वो उसमें फिट हो रहा था। जो मैं लिख रही थी उसमें इट वॉज लाइक ऐसे, मतलब ऐसे, फिर ये जो काटा मैंने वो ऐसे कट के फिर 2 हुआ, तो बहुत लोगों ने हाफ ही लिखा। एक खाली पूरे क्लास में स्टूडेंट था, उसने Y2 लिखा है सब जगह, क्योंकि वो खाली कॉपी कर रहा था वो, और दिमाग से क्लास में नहीं था। इसीलिए अब मैं एकदम बोल देती हूँ, कुछ भी कभी डाउट है पूछ लो। ऐसे में हैंडराइटिंग बहुत खराब नहीं है पर। कहाँ? ये वाला एंड? ठीक है, कॉपी हो जाए तो बोलना। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि IJ, इसको अगर टाइमलाइन पे बनाए, टाइम बोलना M पे I पे है, तो ब्रैकेट के अंदर टाइम होता है ना। कभी कभी क्या करते हैं वो क्वेश्चन में उल्टा लिख देते हैं, बट वो लिखते हैं वेयर दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, बहुत रेयरली, वो ध्यान देना तुम लोग क्वेश्चन में बस। और ये हो गया आपका J, ठीक है, M से। अब हम बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट at time n we are in J given at time m we were in I, ये निकालो। ठीक है, अब ये निकालने के लिए M से N तक हम लोग जो गए हैं, तो हम लोग को हर पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। हम लोग I से अगर निकले हैं तो हम लोग कोई भी स्टेट पे जा सकते हैं और फिर J पे जाएंगे, तो आपको हर पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं, पार्ट मैटर नहीं करता है, यू आर कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी, सो यू आर टेकिंग ऑल द पार्ट्स, एंड इफ यू आर टेकिंग ऑल द पार्ट्स देन हाउ पाथ विल मैटर। आप कोई एक स्पेसिफिक पाथ नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ध्यान से देखो, PI के M, L, मतलब टाइम L पे हम कोई एक पर्टिकुलर स्टेट K पे हैं, गिवन टाइम, मतलब ये वाला पार्ट पूरा, गिवन टाइम M पे हम I पे थे। ठीक है, समझ रहे हो? यस और नो? दैट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी हम टाइम N पे, ये वाला टाइम N पे J पे हैं, गिवन L पे हम K पे थे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। एंड दिस इज समिंग ओवर फॉर ऑल डिफरेंट वैल्यूज ऑफ K, मतलब ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग I एंड J। हो सकता है कि टाइम L पे आप, हो सकता है आप I पे ही थे, या फिर आप J पे आ चुके थे, वॉट एवर इट इज। बीच में M से L के बीच में भी तो कोई टाइम हुआ होगा, यहाँ पे भी तो कोई टाइम हुआ होगा, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग दैट।
फॉर नाउ, क्योंकि कितना पॉसिबिलिटीज कंसिडर करेंगे, है ना। तो वो दिया जाएगा आपको जब आप लोग सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल्स में, तो समझ आ जाएगा. बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज, इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस प्रोबेबिलिटी, अगर इसको ब्रेक करना है तो ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो. मैटर क्या करता है, एम पे आप आई पे थे, एन पे आपको जे पे जाना है, ये खाली मैटर करता है. बीच में आप कोई भी एल और कोई भी के ले लो, मतलब कोई भी एक और दूसरा टाइम पीरियड, जैसे मान लो ये टाइम 2 है, ये टाइम 10 है, आपने ये टाइम 5 ले लिया, तो टाइम 5 पे आप सारे स्टेट्स कंसिडर करोगे इंक्लूडिंग आई एंड जे. दैट इज व्हाई वी आर एडिंग इट अप, मल्टीप्लाई एड, मल्टीप्लाई एड, मल्टीप्लाई एड, कि हम स्टेट आई से के गए, के से जे गए, ये वन पॉसिबिलिटी है. आई से के 2 गए, जे गए, के 3 गए, जे गए, के 4 गए, वैसे करके एडिंग इट ऑल अप. तो पाथ डिपेंडेंट एक्चुअल में नहीं हुआ, बिकॉज यू आर कंसिडरिंग ऑल द पाथ्स. गॉट इट? ठीक है. तो ये उसी का लिखने का तरीका है, एक्सपैंडेड फॉर्म, एंड ये उसका शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे चैपमैन कोलमोगोरोव इक्वेशन. ये वाला स्टेट स्पेस, ऑल मतलब S is basically consisting of all the states I, J, K, ऐसे सारे states जो हैं. So for all the states I, J, K, मतलब all the possible states, and time set is M, L, N, and जरूरी, and ये equal to भी हो सकता है एक दूसरे के. ठीक है. बट हम दिखाना चाह रहे हैं L is a time between M and N. हाँ हाँ, तभी ऑल के. हाँ, कहाँ किया मैंने, वन स्टेप डिपेंडेंसी लिया ही नहीं. नहीं, अगर होगा तो ले सकते हैं, बट यहां मैंने नहीं लिया. दैट्स अ स्पेशल केस, वो आ सकता है इधर. कोई भी कुछ भी स्टेप हो सकता है, 10 स्टेप भी हो सकता है. देखो ना, यहाँ 3 का गैप लिया है, यहाँ पे मैंने 5 का. डजंट, नहीं, वन स्टेप में कैसे करोगे, यहाँ पे नहीं कर पाओगे. उसको ब्रेक कैसे करोगे फिर. हाँ त्रिशा, मैम एल भी डिस्क्रीट ही होगा ना, मतलब everything is discrete. L is also discrete. State and time both are discrete and chain. It's like a K जो है ना, उसको यूजुअली हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं. ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब है कोई भी स्टेट हो सकता है. आई, जे, के, ऑल द पॉसिबिलिटीज इन एस, डजंट मैटर. ठीक है. सो इट डजंट डिपेंड ऑन पाथ एक्चुअली. तो ये मत बोलना कि डिपेंड्स ऑन पाथ. राइट. हमने बेसिकली इसका ब्रेक डाउन किया है. अगर मैं ये जो पी आई जे एम कॉमा एन है, जो अभी तक हम लिख रहे थे, उसका मैंने 2 पार्ट में ब्रेक डाउन किया कि कैसे उसको ब्रेक कर सकते हैं. ठीक है. अब उसका प्रूफ करेंगे. क्लियर है, लिख लिया. दिस इज बेस्ड ऑन मार्कोव प्रॉपर्टी and the law of total probability in conditional form, full stop, if देखो कैपिटल A1 कॉमा A2 डॉट डॉट A के are mutually exclusive and exhaustive set of events that is they form a complete set of disjoint events उसका देख, वो भी नहीं लिखा. If A1 are mutually exclusive and exhaustive set of events, comma,
that is they form a complete set of disjoint events. मतलब A1, A2, A3, these are what? These are events या states. ये सारे आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब एक स्टेट का दूसरे स्टेट से कोई रिलेशन नहीं है, डिसजॉइंट है, एंड एग्जॉस्टिव है, मतलब सारे स्टेट्स मिला के वन, मतलब टोटल है, कंप्लीट है, यूनिवर्सल सेट है. ठीक है, तो मैंने ये यूनिवर्स, अगर आप लोग को सेट थ्योरी याद है तो ये यूनिवर्सल सेट का वो था सिंबल. ठीक है, नहीं उससे मुझसे मिलो. ठीक है, सेट ऑफ डिसजॉइंट इवेंट्स फुल स्टॉप. ये क्लियर है कि सारे, अब देखो ये यूनियन मतलब एड, तो k गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मतलब सारे स्टेट्स मैंने ले लिए, फॉर्म्स द यूनिवर्सल सेट, एंड ऑल आर एक्चुअली डिसजॉइंट एग्जॉस्टिव, मतलब एक सेट और दूसरे सेट का अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकाले तो वो आएगा नल, जीरो. ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k एंड j. ऑलराइट, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है thus for any two events b and c, probability b given c is equal to sum of probability b given c comma ak, probability ak given c. बेस थ्योरम याद है? बेस, नॉट BAE, BAYE. बेस थ्योरम याद है? हम लोग अपने बेस को याद करेंगे. चलो, तो बेसिकली यहाँ पे क्या था बेस थ्योरम? हंस क्यों रहा है? हंसने का कोई बात ही नहीं है. ले मैं तुम फॉर्मूला बता जल्दी. स्नैपचैट पे है ना तुम? इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे है ना? हाँ, व्हाट्सएप पे, हाँ, नहीं आएगा, हम लोग का वेबसाइट है तो क्या है ना, पर आएगा ना, पता तो चलेगा. चलो, ये सब चीज तुम ठीक रिवाइज करता है. बेस थ्योरम ध्यान से देखो. तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी एंड सी प्रोबेबिलिटी गिवन, हम सी पे थे या हैं, वॉटेवर, बी पे जाएंगे या है, तो उसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ हम बी ले लेते हैं, यहाँ हम सी ले लेते हैं. यहाँ पे एनी स्टेट ए के, एनी स्टेट ए के, तो हम बोल रहे हैं बी गिवन सी कॉमा ए के, मतलब बी पे जाएंगे, गिवन हम सी पे भी थे और ए के पे भी थे, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी हम ए के पे जाएंगे गिवन हम सी पे थे. ठीक है, तो ये ऑल पॉसिबल, जो भी आपके ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ, अभी इसको हम लोग रिलेट करेंगे, इसी के जस्ट बाद में एक इक्वेशन लिखूंगी उसके बाद. तो ये गिवन ऑल द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ ए वन ए टू ए थ्री, जो हमारा पूरा सेट है, स्टेट स्पेस है, वो हर पॉसिबिलिटीज, तो बी एंड सी के बीच में हम लोग हर पॉसिबल जो भी इवेंट्स है सब कुछ कंसिडर करेंगे, एंड फिर वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. ये जो आपने लिखा है ये एक बार आप ऐसे एज इट इज रखो, अब इसके बाद जो हम करेंगे उसमें आप जब इसको रिलेट कर पाओगे. ये पूरा हमने एक बार एक बेस बनाया है कि भाई डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, ये आपका डिसजॉइंट इवेंट होता है, ये आपका नल है, और ये आपके फॉर टू इवेंट्स बी और सी, ये आपका बेस थ्योरम है. ठीक है, अब इसको हम लोग जब अप्लाई करेंगे तब क्लियर होगा. एंड फॉर ऑल के अगेन, क्योंकि हमने हर पांच, ऊपर में हमने क्या किया था, जब हम आई से जे जा रहे हैं, फॉर ऑल के, यहाँ पे भी जब हम सी से बी जा रहे हैं तो हम हर पॉसिबल ए के कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, तो अब लिखो कंपेयरिंग दिस विथ चैपमैन कोलमोगोरोव इक्वेशन. कंपेयरिंग दिस विथ चैपमैन कोलमोगोरोव इक्वेशन.
ठीक है, लिखा। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं क्विकली। हम क्या बोल रहे हैं, टाइम, एक सेकेंड, मैंने दोनों में n लिख दिया है, इसको m कर दो। टाइम m पे हम i पे है, n पे हमें j पे जाना है, बीच में कोई भी एक टाइम l है, यही था ना चैपमैन कोलमोगोरोव, यही पूरा इक्वेशन चैपमैन है, फॉर ऑल के, ठीक है ना, ट्रांजिएंट स्टेट जिसको बोलते हैं। अब अगर हम लोग ऊपर वाले से कंपेयर करें तो इस केस में हमारा जो c है दैट इज एक्चुअली x m इक्वल्स टू i, b इज हमारा x n इक्वल्स टू j, एंड ak इज एक्चुअली, है ना, एक तरीके से वही है, ये आपका सिंपल बेस थ्योरम हमने ऊपर लिखा है। अब जो ये हमने टोटल लिखा है ना, ये आप लोग क्यों नहीं रिलेट कर पा रहे हो, क्योंकि आपने बेस थ्योरम खाली से टच किया है, बट बेस थ्योरम में डू यू रिमेम्बर जब हम लोग पूरा इक्वेशन लिखते थे तो कैसे लिखते थे, ऊपर में लिखते हैं, मान लो मैं मुंह से बोल रही हूँ, प्रोबेबिलिटी बी गिवन सी, तो हम लोग इक्वल्स टू लिखते थे प्रोबेबिलिटी सी गिवन डी इनटू प्रोबेबिलिटी सी या बी, ये है, मान लो प्रोबेबिलिटी बी गिवन सी इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी सी गिवन बी इनटू प्रोबेबिलिटी बी गिवन सी में क्या आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, विच इज टोटल प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, वो जो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला चीज है ना वो है यहाँ पे, जो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ए लिखते थे विच इज टोटल प्रोबेबिलिटी, विच इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी बी सी गिवन बी फॉर ऑल बी, है ना, फॉर ऑल बी इनटू प्रोबेबिलिटी बी फॉर ऑल बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, वो जो है वही कॉन्सेप्ट, जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, ये वही डिनोमिनेटर है यहाँ पे, ये वही डिनोमिनेटर है यहाँ पे, गॉट इट, गॉट इट, कि वही डिनोमिनेटर है। अब क्यों यहाँ कंडीशनल कंडीशनल ले रहे हैं, बिकॉज कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में डील कर रहे हैं ना, तो खाली प्रोबेबिलिटी सी नहीं लिख रहे, ए के गिवन सी लिख रहे हैं, यहाँ खाली सी नहीं लिख रहे, सी कॉमा ए के लिख रहे हैं, क्योंकि ए के पे डिपेंड कर रहा है, ए के इज फॉर ऑल स्टेट्स, बट एक्चुअल में ये जो है, ये अब आप लोग बोलोगे मैम मार्कोव प्रॉपर्टी तो बचा ही नहीं क्योंकि आपने दो स्टेट्स ले लिए, बट एक्चुअल में दिस इज प्रोबेबिलिटी ए के गिवन सी बी गिवन ए के, मतलब प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए के एंड ये हो गया ए के गिवन सी, समझ में आया। अब इसको और इसको रिलेट करो, सेम है, ये वाला एक्चुअली पहले लिखना था ए के गिवन सी, और ये बी गिवन ए के बाद में लिखना था, सेम है ना, एक्स एल विच इज ए के, ये है और ये है, समझ आया, देख लो एक बार आराम से। अगेन क्योंकि हम लोग वन स्टेप डिपेंडेंसी लेते हैं तो यहाँ पे क्या रिडंडेंट हो जाता है, बोलो, ये वाला रिडंडेंट हो जाता है, अगर आप n इक्वल्स टू जे देख रहे हो तो वो पहले का वाला रिडंडेंट है ना, हाँ, बी गिवन सी कॉमा ए के, बिकॉज आप सारे स्टेट्स देख रहे हो ना पहले के, आप अभी अगर बी पे हो, प्रोबेबिलिटी बी गिवन सी एंड ऑल द स्टेट्स ए के, बट इफ इट इज मार्कोव प्रॉपर्टी देन इट शुड बी रिटन लाइक दिस ओनली ना, बी गिवन ए के लास्ट जो आपका स्टेट था मार्कोव प्रॉपर्टी है, अगर वो ये हमने लिखा है उस तरीके से, बट अभी हम इसको ब्रेक करेंगे। और यस दिशा, Ma'am, what did you tell about Bayes' theorem? nothing, if you did not understand leave it,
मैंने वो डिनोमिनेटर में बेस थ्योरम में जो टोटल प्रोबेबिलिटी होता है उसके बारे में डिस्कस किया कि ये वही है। आप एक बार रिविजिट करना, आपको याद आ जाएगा। जो डिनोमिनेटर में लिखते हैं ये वो है। दिस इज डिनोमिनेटर ऑफ बेस थ्योरम, नथिंग एल्स। दिस इज एक्चुअली डिनोमिनेटर ऑफ बेस थ्योरम। हमें नहीं मतलब न्यूमरेटर से, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी चाहिए। तुम प्रोबेबिलिटी बी से सी से बी जा रहा है वो निकालना है। उसमें तुम बीच में जितना पार्ट्स कवर किया उसको ऐड कर रहे हैं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी से ही मतलब रखना है हमें। तो न्यूमरेटर कहाँ से आएगा? मैंने रेफरेंस के लिए बोला है। मैं खाली टोटल प्रोबेबिलिटी बोलती तो नहीं समझ में आता। टोटल प्रोबेबिलिटी इन रेफरेंस विद बेस थ्योरम, तब समझ में आएगा तुम लोग को, है ना। अब यहाँ पे भी दिस इज रिडंडेंट इफ इट इज मार्कोव प्रॉपर्टी, है ना। लास्ट स्टेट में क्या था उससे फर्क पड़ता है, हमें उसके पहले से फर्क नहीं पड़ता। तो अब लिखो इसके बाद ये लाइन लिखना यहाँ पे, सिंस दिस फॉलोज मार्कोव प्रॉपर्टी। अब जो वही मैंने एक्सप्लेन किया वही मैं लिख रही हूँ। सिंस दिस फॉलोज मार्कोव प्रॉपर्टी, वो हट जाएगा। सेम जो मैंने देखो ऊपर में लिखा ना, एक बार देख लो। बी कॉमा ए के कॉम ए, बी गिवन ए के गिवन सी। ये बी गिवन सी से मतलब नहीं, क्योंकि सी तो पहले था। रीसेंट मोस्ट स्टेट कौन सा है? ए के, है ना। जैसे यहां हम क्या लिख रहे हैं, यहां हम लिख लेते हैं सी, यहां हम लिख लेते हैं बी, और यहां हम लिख लेते हैं, ठीक है, मार्कोव प्रॉपर्टी है। ये ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी ही है। ये जो है दिस इज अ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। कहाँ कंसिडर किए? एक स्पेसिफिक पाथ कंसिडर किया तुमने कि सारा? तो कहाँ इक्वल्स, कहाँ मतलब वो हुआ, कैसे फर्क पड़ा? सारा किया, विच इज नॉट कंसिडरिंग द पाथ। ये हमने ब्रेक डाउन किया है, ये ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी है। इसको बोलेंगे पूरा ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी। इसका डेफिनेशन इज अ ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी। उसको हमने ब्रेक किया है यूजिंग चैपमैन कोलमोगोरोव इक्वेशन। पाथ डिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने नहीं बोला कि अगर आप लेवल 0, अगर आप जे से आई से जे जा रहे हो तो आपको यहीं से जाना है। ये तो मैंने नहीं बोला ना, आप कहीं से भी जा सकते हो, बट आपको आई से जे पहुंचना है। बट जब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो आपको सारे पाथ्स कंसिडर करने पड़ेंगे। तो वहां पाथ डिपेंडेंसी कहाँ हुआ? द वर्ड डिपेंडेंसी कहाँ आया? हाउ इज इट पाथ डिपेंडेंट, ये बताओ। फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन पे मैं खड़ी हूँ CS2 नॉट क्लियर्ड पे, ठीक है। CS2 नॉट क्लियर टाइम 0, टाइम 5 CS2 क्लियर्ड, ये है। बीच में से मेरे को कैसे, मेरे को नहीं फर्क पड़ता कि आपने 3 बार दिया, 2 बार दिया, या 1 बार दिया, या कैसे किया, नहीं फर्क पड़ता। CS2 नॉट क्लियर, CS2 क्लियर, टाइम 0, टाइम 5, बीच का पाथ मुझे नहीं फर्क पड़ता। बट अगर ये निकालना पड़े इसका प्रोबेबिलिटी, तो यू विल कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट टर्म में निकल गया, सेकेंड टर्म, ऑल द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यू विल कंसिडर ना। बट हाउ इज इट पाथ डिपेंडेंट, ये बताओ। जब मैं ये बोलती कि 0 पे यहाँ पे है, 5 पे यहाँ पे है, एंड 3 पे भी यहाँ पे होना चाहिए, देन इट बिकम्स पाथ डिपेंडेंट। दिस आई एम नॉट टेलिंग यू, इट्स नॉट पाथ डिपेंडेंट। गॉट इट? अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? सम करेंगे तो और क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? ठीक है, ये एक बार मैं टाइम दूंगी गो थ्रू करने का। इसके पहले एक चीज क्विकली कॉपी करो, ट्रांजिशन मैट्रिक्स, टाइम इनहोमोजेनस।
अब यहाँ पे क्या डिफरेंट है, मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा है, अब तुम लोग पेज घुमा के देखो, टाइम होमोजेनस में मैंने ये ब्रैकेट में नहीं लिखा था, इट आई जस्ट रोट P11 दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लिखा था, है ना। यहाँ पे मैं P11T, ये जो मैं T लिख रही हूं, दिस बेसिकली मीन्स दैट इट डिपेंड्स ऑन टाइम T, मतलब इट विल बी डिफरेंट इफ द व्हाट। अब ये जो T है ये क्या कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है T कॉमा, मैंने उसमें क्या लिखा था P1 खाली, विच वॉज जस्ट द लैग, तो वहां जो P1 लिखा है ना, वो 1 के नीचे से एरो देके लिख दो टाइम लैग। बट यहाँ पे मैंने T कॉमा T+1 लिखा है, विच मीन्स कि ये टाइम डिपेंडेंट है। T से T+1 अगर हम लोग जा रहे हैं, T से T+1 अगर हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम स्टेट 1 to 1, तो उसका प्रोबेबिलिटी विल नॉट बी द सेम एज M से M+1 जाना 1 से 1। बेसिकली इफ आई ड्रॉ द लाइन, T से T+1 1 से 1 जाना और M से M+1 1 से 1 जाना इज नॉट सेम एनी मोर, ये जाना और ये जाना इज नॉट सेम एनी मोर। अब मैम ये हमने खाली T क्यों लिखा है यहाँ पे, T कॉमा T+1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये लिखने का अगेन तरीका है, जैसे मैंने ऊपर क्या बोला था, P11 को आप ऐसे भी लिख सकते हो या खाली P11 भी लिख सकते हो, वो समझ आ जाएगा कि 1 स्टेप है। सिमिलरली यहाँ पे भी P11 T लिखने का मतलब होता है इट इज P11 T कॉमा एक स्टेप है, खाली T लिखने का मतलब एक स्टेप है, ठीक है। यूजली इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 1 स्टेप बोल के, और इसको हम लोग ऐसे T लिखते हैं। अगर 2 स्टेप होता, मान लो यहाँ पे T कॉमा T+2 होता, तो अलग से लिखना पड़ता फिर T कॉमा T+2। बट अगर 1 स्टेप होता है तो या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। तो अब इसका मतलब है T से T+1 जाना, आज अगर आप लेवल 0 पे हो, कल लेवल 2 पे जाओगे, उसका प्रोबेबिलिटी इज नॉट द सेम एज डे 10 पे लेवल 0 पे थे एंड डे 11 पे लेवल 2 पे जाना है, वो प्रोबेबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी अब सेम नहीं है बिकॉज इट इज टाइम। So it does not only depend on time lag, but it also depends on the exact time, which is T in this case. Not only on the lag, but also on the state पे तो depend करता ही obviously 1 से 1, 1 से 2, नहीं तो किस चीज का probability निकालोगे, but it also depends on time. Clear है? Understood? ठीक है। टाइम इन होमोजेनस में जब जाते हैं तो सम हल्का और ऊपर लेवल पर चला जाता है, टाइम होमोजेनस से सिंपल, इन होमोजेनस हल्का ऊपर चला जाता है, बट बहुत फर्क नहीं पड़ता। गॉट इट? जैसे यूजुअली हम एज डिपेंडेंसी लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन एज 50 एंड 51 is not same as probability of dying between age 70 and 71. Alive से dead, alive से dead, ठीक है, is not same. So time dependency मतलब time inhomogeneous. बट जब हम लोग बोलते हैं कि हाँ, तो उस केस में वो लैग पे डिपेंड करता है, ठीक है। CFM या वॉट एवर, कोई भी रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो उस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन लिखो। A gambler has ₹10. गैम्बलर, जुआ करने वाला, जुआरी। A gambler has ₹10, full stop. He bets ₹5 every day. तुम लोग ये सब वर्ड्स नहीं सुनते होगे ना, हिंदी के जो एकदम वैसे वर्ड्स होते हैं सुन के अजीब लगता होगा तुम लोग को, है ना। तुम लोग का हिंदी उतना स्ट्रांग नहीं है, तुम मूवीज ही अलग टाइप का देखते हैं तो तुम तो सुनता ही होगा। हम लोग इन लोग डिसेंट मूवीज देखते हैं। A gambler has ₹10, full stop. He bets ₹5 every day, comma. He wins ₹5 with probability 0.5. With probability 0.5. And loses ₹5
with probability 0.5. Full stop. He stops playing. If he loses his entire money, or when he reaches rupees 20. Full stop. Draw the transition graph and transition matrix. करो। ग्राफ तुम लोग को नहीं आया अभी तक, मैट्रिक्स आया। थोड़ा बहुत सोचो कि कितने स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, कितने स्टेट्स पॉसिबल है, ठीक है, ऑल द पॉसिबल स्टेट्स हो क्या रहा है वो समझो। इसके पहले जो मैंने चैपमैन करवाया वो गो थ्रू करो, ठीक है। टेक 2 minutes टाइम, आई विल। चलो देखो, पहले तो ये बताओ कितने स्टेट्स पॉसिबल है, कौन से कौन से। सो बेसिकली हम लोग का क्या केस है कि हम लोग के पास करंटली 10 रुपीज है, तो हम 10 पे खड़े हैं। हम एवरीडे बेट कर रहे हैं 5 का, तो हम 5 हारेंगे और 5 जीतेंगे, है ना। हारेंगे तो 10 से 5 पे जाएंगे, फिर 0 पे जाएंगे, माइनस पे नहीं जाएंगे बिकॉज वो 0 पे स्टॉप कर रहा है, लोन लेके नहीं बेट कर रहा है। और 10 से 15 पे जाएंगे, 20 पे जाएंगे, 20 से आगे नहीं, क्योंकि जब उसके पास 20 का वेल्थ हो गया तो वो स्टॉप कर देगा बेटिंग। दिस इज द केस, है ना। हाँ जा सकते, कौन मना किया। 15 से 10 पे भी जा सकते हैं, 0 पे भी जा सकते हैं। हाँ हाँ, पर जैसे ही 20 पे आएगा वैसे ही रुक जाएगा, और जैसे ही 0 पे आएगा वैसे ही रुक जाएगा, बीच में चलते रहेगा। पर स्टेट्स तो यही है ना, स्टेट्स यही है। तो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है। ट्रांजिशन ग्राफ इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब इससे काफी अच्छे से समझ में आ जाता है। बट सिंस तुम लोग का पेपर टाइपिंग हो गया, तो ट्रांजिशन ग्राफ इनफैक्ट दे हैव गिवन इट, तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगी नहीं देंगे बनाने को। क्या कैसे बनाओगे तुम लोग, एरो इंसर्ट करने का ऑप्शन नहीं होता है, वो करके करना पड़ेगा। एक या दो बार दिया है उन्होंने, नहीं नॉट अ ट्री डायग्राम बट ट्रांजिशन ग्राफ तो उन्होंने दिया है। ऑब्वियसली ज्यादा करके देते हैं मार्क्स, बट दे गिव। एक दो बार दिया है अभी रिसेंट टर्म्स में नहीं, बट पहले दिया है। तो बेसिकली देखो कैसा बनता है ट्रांजिशन ग्राफ। यू मेक ऑल द स्टेट्स फर्स्ट, ठीक है। तो लेट्स से 0, 5, 10, 15 एंड 20। तो जब हम 10 पे खड़े हैं, प्लीज ध्यान दो, 10 से हम कहा जा सकते हैं। 10 से हम 15 पे भी जा सकते हैं एंड 5 पे भी जा सकते हैं। पर क्या 10 से आप 0 पे डायरेक्टली जा सकते हो, तो एरो नहीं बनाओगे। 10 से जहां जहां जा सकते हैं खाली वहीं का एरो बनेगा, ठीक है। क्या 10 से 10 पे रह सकते हैं, नहीं, या तो हारोगे या जीतोगे। तो 10 से 10 पे भी नहीं रह सकते, अगर रह सकते तो उसके अंदर एक लूप बनता है ऐसे, 10 पे एक लूप बनता, है ना। अब अब देखो 10 से जब 10 पे खड़े हैं, अगले दिन या तो हारेंगे या जीतेंगे, दोनों का प्रोबेबिलिटी है। तो हम लोग ऐसे ऊपर नीचे प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं एरो के। इसका मतलब है कि 10 से पॉसिबिलिटी है अब 15, वन स्टेप। ट्रांजिशन डायग्राम्स आर यूजुअली वन स्टेप, कुछ नहीं बोला है तो हम 15 पे जा सकते हैं या 5 पे विद दीज प्रोबेबिलिटीज। 15 पे आ गए तो 15 से हम या तो 10 पे जा सकते हैं या अगेन 20 पे विद अगेन प्रोबेबिलिटीज सेम। 5 पे आ गए तो 5 से 10 पे जा सकते हैं या 0 पे। अब एक बार 0 पे आ गए तो क्या 0 से निकल सकते हैं, तो 0 से क्या करेंगे, 0 पे ही रहेंगे, उसका प्रोबेबिलिटी इज 1। वहीं से वहीं सर्टेन है, 0 पे आ गए वहीं रहना है, और 20 पे आ गए 20 पे ही रहना है, सर्टेन है 1। ये हो गया आपका ट्रांजिशन ग्राफ, वेरी सिंपल। अब देखो हर एक स्टेट से जितना भी एरो निकल रहा है should add up to 1. Is it adding up to 1 for all states? जितना निकल रहा है, किसका नहीं हो रहा है, तो 2 एरो जा रहा है ना, 1 और 2।
एक एक स्टेट बोला मैंने, ब्लॉक नहीं, यूज द राइट वर्ड्स। एक स्टेट से जितने एरोज निकल रहे हैं आर एडिंग अप टू वन। एक स्टेट से जितने एरोज निकल रहे हैं आर एडिंग अप टू वन, एंड दैट इज व्हाट योर ट्रांजिशन मैट्रिक्स इज ऑल अबाउट। ये सारे स्टेट्स हो गए। नहीं, नहीं, कहाँ से होगा, इस केस में है, हमेशा कैसे होगा। अभी मैंने जो टाइम इनहोमोजेनस का डायग्राम बनवाया, टी से टी प्लस वन, वो होमोजेनस था कि इनहोमोजेनस था? फिर जनरलाइज कैसे, अगर जनरलाइज कर ही देते तो होमोजेनस इनहोमोजेनस अलग अलग क्यों पढ़ते? ठीक है, तो अब इसको 0, 5, 10, 15, 20 मैट्रिक्स बनाओ। 0 से 0 जाने का प्रोबेबिलिटी इज 0 से 5, मार खाओगे एकदम। 5 से 0, 5 से 5, all the rows are adding up to, that is what I made you all write transition matrix के नीचे में, फिफ्थ पॉइंट। कॉपी मत करना, देख लो पहले फिर खुद से करना। ग्राफ जो मैंने इसे स्ट्रेट लाइन में बनाया ना, ट्रांजिशन ग्राफ जो मैंने स्ट्रेट लाइन में बनाया है, नॉट नेसेसरीली इट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन बी एनीथिंग डिपेंडिंग। अगर 20 से 0 पे जाते तो एक एरो बनाना पड़ता वैसे। ठीक है, गॉट इट। एक क्वेश्चन दे रही हूँ, वो लिख लो, सोचना और फिर कल करके आना अगर हुआ तो। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अ फेयर डाई, ये बाद में कॉपी कर लेना, आई शो यू ऑल। क्वेश्चन नंबर 2, अ फेयर डाई मतलब फेयर डाई, डाई मतलब डाइस, 1 2 3, फेयर मतलब सारे का प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इज रोल्ड रिपीटेडली, फुल स्टॉप। लेट x n, capital X, small n, denote the maximum of all the numbers occurring in the first n times. Let xn denote the maximum of all the numbers occurring in first n times. Full stop. Find the transition matrix. अब इसका मैं हिंट देती हूँ, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। xn इज द स्टेट प्रोसेस, ठीक है, बेसिकली प्रोसेस है, प्रोसेस का वैल्यू एट टाइम n, तो अब ये x1, x2, x3, x4 कुछ भी हो सकता है ना। x1 का मतलब प्रोसेस का वैल्यू एट टाइम 1, x2 का मतलब प्रोसेस का वैल्यू एट टाइम। तो अब हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली इट डिनोट्स द मैक्सिमम वैल्यू जो आपको डाइस में आया है अभी तक। तो x1 का मतलब अभी तक क्या मैक्सिमम वैल्यू आया, मतलब वो तो फर्स्ट थ्रो पे ही होगा, 1 है। x2 मतलब 1 थ्रो टू सेकेंड थ्रो में क्या मैक्सिमम आया, x3 मतलब फर्स्ट 3 थ्रोज में क्या मैक्सिमम आया, x4 मतलब फर्स्ट 4 थ्रोज में क्या मैक्सिमम आया उसका वैल्यू। तो ऐसे करके आपके बनेंगे स्टेट्स, कितने स्टेट्स वो ले, एक्स एन कितना डिफरेंट वैल्यूज ले सकता है वो बनाना है। फिर उसके बाद ट्रांजिशन ग्राफ, देखो मैंने नहीं लिखा है बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ बनाना, बट इफ यू ऑल वांट टू ट्राई ऑल कैन। तो सारे स्टेट्स बन गए, अब उसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स बनाना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, सोचना पहले तो अच्छे से, ट्राई करना अगर होता है तो।
कल इसको डिस्कस करेंगे एंड देन वील स्टार्ट अ न्यू टॉपिक विच इज नॉन एनसीडी विच इज वेरी फेमस टॉपिक, नो क्लेम डिस्काउंट। इसका 2 मॉडल करेंगे, फिर कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज करेंगे एंड उससे हमारा चैप्टर 2 खत्म। अच्छा नहीं, रैंडम वॉक भी तो है इसी में। चैप्टर 2 लेंदी है, इनफैक्ट ऑल द चैप्टर्स आर लेंदी, 1 से लेके 1 इज फुल थ्योरी, तो वो मैं मोस्टली आप लोग को वीडियो दूंगी। 1 एंड 3 भी आपका पॉइजन प्रोसेस है, जो अगर आप लोगों ने में से CS1 पढ़ा था कभी तो मैंने कराया था पूरा, बट ऐसे है नहीं आपके सिलेबस में CS1 में, बट मैंने कराया था, तो उसी का सिमिलर हम करेंगे चैप्टर 3 में। 2 इज पूरा मार्कोव चेन, 4 एंड 5 इज मार्कोव जंप, होमोजेनस एंड इनहोमोजेनस, तो वो पूरा 4 एंड 5 4 कर लेंगे, 5 इज पूरा सेम जस्ट दैट इट्स इनहोमोजेनस। तो आइडियली मेरा टारगेट होता है 2 वीक्स, बट 2 वीक्स होगा नहीं, 3 वीक्स। तो ये फर्स्ट वीक है ऑफ जनवरी, मतलब हम वैसे सेकेंड वीक ऑफ जनवरी है, क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, हाँ। तो अभी हम लोग के पास जनवरी में कितने वीक्स बचे इंक्लूडिंग दिस, 1 2 3 4 इंक्लूडिंग दिस। आई विल ट्राई टू फिनिश इन द नेक्स्ट 3 वीक्स, मतलब लास्ट का जो वीक बचेगा जनवरी का, अगर वो बचा, अगर मिला हमें फॉर्चुनेटली, तो हम लोग तब से सम्स स्टार्ट करेंगे। मार्कोव चेन का एक सम्स क्लास रखेंगे, फिर उसको मैं बोलूंगी करते रहो, बुकलेट 2 है, एंड फिर मैं प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी एंड फिर बोलूंगी बुकलेट 3। तो 2 एंड 3 टाइम लगेगा थोड़ा, बुकलेट बहुत बड़ा नहीं है बट सम्स थोड़े डिफिकल्ट टू कैच है, तो तुम लोग को थोड़े अलग से भी सम्स क्लासेस करने पड़ेंगे, बट माई टारगेट विल बी फेब का फर्स्ट वीक टू फिनिश एवरीथिंग, लाइक इंक्लूडिंग बुकलेट्स। और लाइक पेपर भी आई एम नॉट इंक्लूडिंग राइट नाउ, क्योंकि पेपर भी कई बार मैं स्टेटस लूंगी एंड फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी लोग का जो चल रहा है, एक दिन मैं रखूंगी अपडेट क्लास, या तो थर्सडे का टुवर्ड्स दी 1 आवर रख के, जो भी तुम लोग का है तुम्हें बोलना एंड उसके अकॉर्डिंग आई विल गाइड यू कि कैसे कर सकते हैं, राइट। अभी के लिए जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि मार्कोव का ये जो पार्ट है ये मैं कल यहीं से कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। ऑलराइट, चलो, थैंक यू, बाय बाय। टुमारो सेम टाइम 1 2 3।